तो कल हम लोगों ने यूजेस वगैरह पढ़ लिए थे उसके, ठीक है ना, जो प्राइमरी यूजेस होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। आज उसका हम लोग देखेंगे कि उसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रश्न है, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई, या 1 माइनस वी स्क्वायर, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास प्रश्न है, आपसे प्रश्न ये बोल रहा है कि स्टूडेंट ने एक मास के लिए ये फॉर्मूला लिखा है, तो यदि इस फॉर्मूले को करेक्ट करना है, यदि इस फॉर्मूले को सही करना है, उसने एक सी लगाना मिस कर गया है वो, ठीक है ना, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को सही करना है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को कहां पर फीड करे वो, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट है, देखो एक स्टूडेंट ने जब कोई पार्टिकल, जब कोई वस्तु किसी वेलोसिटी v से चल रही होती है तो उसका जो द्रव्यमान होता है उसके लिए उसने समीकरण लिखा m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। जहां पे m नॉट क्या है, ये रेस्ट मास कहलाता है। जब वस्तु स्थिर होती है तो स्थिर द्रव्यमान, या जब वस्तु स्थिर होती है तो उस वक्त जो उसका द्रव्यमान होता है वो m नॉट होता है, ठीक है। m जो होता है ये द्रव्यमान होता है जब वस्तु किसी वेग v से चल रही होती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ने इसका फॉर्मूला लिखा m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय 1 माइनस वी स्क्वायर केवल लिखा है, ठीक है ना। लेकिन ये फॉर्मूला गलत है और इस फॉर्मूले में वो c डालना भूल गया है, जहां पे c क्या होती है, प्रकाश की वेग होती है। तो हमें ये पता करना है कि इस फॉर्मूले के अंदर c को कहां पर वो फीड करेगा, कहां पर डालेगा, ताकि ये फॉर्मूला सही हो जाए। तो ये लिखो आप लोग, दिया गया समीकरण किसी वस्तु के द्रव्यमान को अंकित करता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान को अंकित करता है जब वस्तु v वेग से चल रही हो। किसी वस्तु के द्रव्यमान को अंकित करता है जब वस्तु v वेग से चल रही हो। दिया गया समीकरण किसी वस्तु के द्रव्यमान को अंकित करता है जब वस्तु v वेग से चल रही हो, परंतु इस समीकरण में विद्यार्थी ने c ब्रैकेट में लिख लेना प्रकाश की वेग, विद्यार्थी ने c ब्रैकेट में लिख लेना प्रकाश की वेग को नहीं दर्शाया है, प्रकाश की वेग को नहीं दर्शाया है, ठीक है। ज्ञात करें कि इस संबंध को त्रुटि मुक्त करने के लिए, C को कहां दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये है आपके सामने m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और इसमें हम लोग c कहां पर दर्शाएं, c कहां पर लिखें ताकि ये फॉर्मूला सही हो जाए, ये देखना हम लोगों को। तो अब देखो ये हमारे पास m नॉट जो है वो तो द्रव्यमान ही है, रेस्ट मास कहलाता है, और m जो है वो भी द्रव्यमान है। m जो है वो द्रव्यमान कब की है, जब v वेग से पार्टिकल चल रहा है, और m नॉट द्रव्यमान है जब वो रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो ऊपर तो आप देखो कि m इज इक्वल टू एम नॉट लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू एम नॉट, तो ऊपर तो डायमेंशन सही है, इधर की डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी, इधर की डायमेंशन हो जाएगी m1 L0 T0, और इधर की भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, m1 L0 T0, अगर सही होना है तो। परंतु आप देखोगे कि यहाँ पे जो m नॉट है, ठीक है ना, ये जो m नॉट आपको दिख रहा है जो कि आपका रेस्ट मास है, उसी की डायमेंशन m1 L0 T0 है। तो नीचे वाली चीज तो फिर विमा रहित होनी चाहिए, इसकी तो कोई विमाएं होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस साइड पर अगर m1 L0 T0 है तो इस साइड पर भी क्या है आपके पास m1 L0 T0 है। तो नीचे जो आपको दिख रहा है, नीचे तो ये क्या होनी चाहिए, विमा रहित होनी चाहिए, ताकि ये दोनों समीकरण सत्य हो, ठीक है ना। तो यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें c कहीं हमें फीड करना पड़ेगा,
और उसको क्या होना पड़ेगा, विमा रहित, यानी m0 l0 t0। तो एक बात और आपको पता है कि वो चीज तो ठीक है, लेकिन 1 के साथ 1 की विमाएं क्या होती हैं, 1 जो होता है वो खुद क्या होता है, m0 l0 t0, क्योंकि वो नंबर है। 1 तो क्या है, एक नंबर है, तो नंबर की विमाएं क्या हो जाएंगी, m0 l0 t0। तो अगर ये v स्क्वायर 1 के साथ किसमें लिखा हुआ है, प्लस माइनस के साथ, तो ये v स्क्वायर की भी विमाएं हमें किसमें बदलनी पड़ेंगी, m0 l0 t0 में बदलनी पड़ेंगी। v स्क्वायर की विमाएं अभी नहीं है, पर इसको बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए उसी v स्क्वायर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, c स्क्वायर से। समझ रहे हो, क्योंकि c क्या है, प्रकाश की वेग है। c क्या है, प्रकाश की वेग है, और ऊपर भी वेग लिखा हुआ है, तो वेग का स्क्वायर बाई वेग का स्क्वायर ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, m0 l0 t0 में। m0 l0 t0 में परिवर्तित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि 1 के साथ अगर ये प्लस में माइनस में लिखा हुआ है तो 1 की विमाएं क्योंकि m0 l0 t0 होती हैं, तो ये जो v स्क्वायर है इसकी भी विमाएं हमें किसमें परिवर्तित करनी पड़ेगी, m0 l0 t0 में, और उसके लिए उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, c स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट फॉर्मूला होगा, जो सही फॉर्मूला है वो क्या है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस फिर क्या लिखेंगे, v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो ये भी फायदा होता है डायमेंशनल एनालिसिस का कि कभी कभार मान लो कि आपको पूरा फॉर्मूला याद है लेकिन एक दो चीज भूल गए कि भैया ये कहाँ पे था, यही मुझे नहीं याद आ रहा है। 1 बाई वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर था, या 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर था, 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर था, यही भूल गए आप लोग। तो इससे पता लगा सकते हो आप लोग कि क्या होना चाहिए। क्या मैं लिख देता अगर 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो सही होता क्या ये, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है m इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आप लोग ये क्या लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन, अगर मैं लिख दूं 1 माइनस और फिर क्या लिख देता हूं v स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, मान लो मैं भूल गया था फॉर्मूला, ठीक है ना, मैंने लिख दिया 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो क्या ये सही होगा, ये नहीं होगा सही, क्योंकि 1 के साथ वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आप कर ही नहीं सकते हो। वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर की जो विमाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, m0 l4t माइनस 4 होगा, नहीं हो जाएगा, वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, m0 l2t माइनस 2, और वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, m0 l4t माइनस 4। तो m0 l4t माइनस 4 को 1 के साथ तो आप माइनस नहीं कर सकते हो, 1 के साथ केवल किसको माइनस कर सकते हो, m0 l0 t0 को, क्यों 1 खुद विमा रहित है, तो इसलिए ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अगर मान लो ऐसे आ जाता 1 बाई वी स्क्वायर और बाई केवल c ही लिखा हुआ रहता, c स्क्वायर ना लिख करके केवल क्या लिखा हुआ रहता है, c लिखा हुआ रहता, तो क्या ये सही होता, अभी भी नहीं सही होता, क्योंकि वी स्क्वायर बाई सी की विमाएं क्या हो जाएंगी, तो वी स्क्वायर बाई सी की जो विमाएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, m0 l1 t माइनस 1, तो ये 1 के साथ अभी भी ऐड नहीं हो सकता है। तो अगर 1 डायमेंशन लेस है तो इसको भी डायमेंशन लेस करना पड़ेगा, यानी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आपका करेक्ट फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि इसके मेथड से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, मतलब अगर कोई फॉर्मूले में मान लो कि एग्जाम के दौरान हम हड़बड़ी में कोई फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो इस मेथड से हम लोग फॉर्मूले को ज्ञात कर सकते हैं, निकाल तो सकते ही हैं, बट अगर फॉर्मूले में मान लो कि कोई एक चीज आप भूल गए हो, या 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर था, या क्या था, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर था, ठीक है ना, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होता तो सही होता क्या, यहाँ तो फिर सही हो जाता, वो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अगर लिखा हुआ तो यहाँ तो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों सेम विमाएं हैं जो माइनस कर रहे हो, लेकिन इक्वल टू के दोनों साइड पे सही हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर तो क्या है आपके पास, ऊपर है m1, यहाँ पे देखो, अगर आप ऐसे लिख देते, बोलते सर अगर मैं ऐसे लिख देता तो, मान लो कि आपने ऐसे लिख दिया इसको, m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो था एक्चुअल फॉर्मूला आपने लिख दिया, मान लो कि आपने बोला कि सर मैंने लिख दिया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो अब तो नीचे तो सही है, क्योंकि c भी प्रकाश की जो हमारे पास विमाएं हैं उसी को रिप्रेजेंट कर रही है, v भी उसी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो नीचे तो सही है, माइनस से भी सेपरेटेड है, लेकिन इक्वल टू के दोनों साइड पे सही नहीं होगा, क्योंकि इधर तो क्या लिखा हुआ आपके सामने m1 l0 t0, और इधर क्या लिखा हुआ है m1 l0 t0 एंड डिवाइडेड बाई, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो इसको वी स्क्वायर ही लिख सकते हो, m माइनस एम को क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो, m प्लस एम को भी m, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को वी स्क्वायर ही लिख सकते हो, तो ये क्या लिखा हो, वी स्क्वायर, अंडर रूट वी स्क्वायर क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, ठीक है ना, और v की जो विमाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, m0 l1 t माइनस 1, ठीक है, तो यानी कि इस साइड पर तो m1 l0 t0 है, परंतु उस साइड पे क्या है, m0 l1 t माइनस 1 है, यानी ये फॉर्मूला सही
नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट फॉर्मूला होगा वो वही होगा m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये क्लियर है आप लोग को, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। तो होपफुली ये चीज क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी आप लोगों को पीपीटी मिलती आती है ना आप लोगों के पास, ये नहीं आ रही है अभी, कल मांग लेना पीपीटी कल वाली भी, ठीक है ना। तो पीपीटी के अंदर रहेगा रिवाइज करते वक्त इन चीजों को आप, या लेक्चर भी जब आप लोग वापस रिवाइज करोगे ना, घर जाकर के रिवाइज करते हैं ना, तो लेक्चर को वापस देख लेना। तो वापस देख लोगे आप लोग तो उसके अंदर ये पता चल जाएगा आप लोगों को। या नोट डाउन करना है तो, क्योंकि नोट डाउन करोगे तो टाइम लगेगा आप लोग को अभी फिलहाल, ठीक है ना। बट ये क्वेश्चन समझ तो गए हो, खुद से सॉल्व कर लेना, जगह छोड़ दो उसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखो हम लोग ने जहां पे कल छोड़ा था, ठीक है ना, कल जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कल यहां तक हम लोगों को पढ़ना था, अब यहां से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सबसे छोटी सी चीज मैं दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए कि कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना, बदलिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। ये बदलना है आप लोगों को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, सबसे सरल चीज है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर प्रति घंटे को 1 मीटर, कितने मीटर प्रति सेकंड होगा उसमें बदलना है हम लोगों को, ठीक है। कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट कीजिए आप लोग। ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा होपफुली। देखो इसके अंदर करोगे कैसे आप लोग, तो आपके पास क्या दिया हो, किलोमीटर पर आवर, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे आप लोग, देखो ऐसे लिखोगे 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटे इक्वल टू x मीटर प्रति सेकंड, ये लिख लोगे आप लोग। अब इसके अंदर क्या करोगे आप लोग, अब उसको इधर से नीचे ले आओ, बहुत सिंपली वही वाला तरीका है। पहला लेक्चर देखा था आप लोगों ने, कन्वर्जन जब कर रहा था मैं, तो 1 और उसके बाद फिर क्या लिखोगे आप लोग, 1 और उसके बाद फिर क्या लिखोगे आप लोग, किलोमीटर, और बाई क्या हो जाएगा, मीटर। ये किलोमीटर पर आवर का मतलब समझते हो क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ 1 किलोमीटर और आवर की पावर -1 लिखा हुआ है, लिखा है नहीं लिखा है, इक्वल टू x, और उसके बाद फिर क्या लिखा है आपके पास, मीटर लिखा हुआ है और सेकंड की पावर -1। तो इसको नीचे ले आओगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर बाई मीटर की पावर 1, और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, आवर अपॉन सेकंड की पावर -1, क्योंकि आवर पर भी माइनस है और सेकंड पर भी माइनस है, तो आवर अपॉन सेकंड की पावर -1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर अपॉन मीटर कितना होता है, 1, फिर यहां पे किलोमीटर बाई मीटर, ये क्या लिखोगे आप लोग, 1000 लिखोगे, ठीक है ना। इस साइड पे इसका क्या बच गया है, x बच गया है भाई, इधर से मीटर को नीचे ले गए हो, इधर से किसको नीचे ले गए हो, सेकंड को, तो इस साइड पे क्या बच गया आपके पास, x बच गया है। तो अब आप लोग क्या लिखोगे, 1 और उसके बाद फिर क्या लिख लोगे आप लोग, किलोमीटर बाई मीटर, किलोमीटर बाई मीटर को क्या लिखोगे आप लोग, 1000 लिखोगे, और आवर अपॉन सेकंड, आवर अपॉन सेकंड को क्या लिखोगे, 3600 लिखोगे नहीं लिखोगे, आवर अपॉन सेकंड, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, और उसकी पावर क्या लिखी हुई है, -1 लिखी हुई है, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो ये लिखा हुआ 1 इंटू, और ये क्या लिखा आपके सामने, 1000 और इंटू 1/3600 एंड दिस इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/18। काटोगे इसको तो ये क्या हो गया, 2 0 तो वैसे ही हट गया। अब ये 10 है, 10/36 किसके बराबर होगा, 5/18 के बराबर हो गया। यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे जो होता है, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, देयरफॉर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है किसके बराबर होता है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कन्वर्जन करते हैं। पहला लेक्चर देखा था आप लोगों ने, देखो अगर लेक्चर्स को लाइन से नहीं देखोगे, मैंने क्या बोला था, nth डे तक एक ही रूल है सिलेक्ट होने का। nth डे क्लास में बैठ रहे हो तो n-1 डे की सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर वो फॉलो करोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं तो बहुत मुश्किल है फिर, ठीक है। तो पीछे की चीज जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट मैंने आप लोगों को सिखा रखी है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो आपको ये इजीली कन्वर्ट करना आता होगा, ठीक है। तो अब हम लोग वापस नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग करेंगे कन्वर्ट 1 SI यूनिट, convert 1 SI unit of density
इंटू सीजीएस यूनिट, मतलब कि जो घनत्व है उसकी एसआई मात्रक को किस में परिवर्तित करनी है, सीजीएस मात्रक में, ठीक है ना। घनत्व की एसआई मात्रक को परिवर्तित कीजिए, ठीक है ना, घनत्व की एसआई मात्रक को परिवर्तित कीजिए उसकी सीजीएस मात्रक में, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहां पे करना है, बहुत इजीली होपफुली आप लोग कर सकते हो। तो कीजिए, आपके पास आधे मिनट का समय है इसके लिए, जल्दी कीजिए आप लोग। तो होपफुली ज्यादातर लोगों ने इसको कर लिया होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेसिकली करना क्या है, एसआई यूनिट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस यूनिट में। अब डेंसिटी जो होती है हमारे पास, जो घनत्व होती है डेंसिटी, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेंसिटी जो होती है घनत्व, मास बटा वॉल्यूम होती है, द्रव्यमान बटा आयतन। करोगे या नहीं करोगे? तो मास की जगह पे आप क्या लिखोगे, m1 L0 T0, और वॉल्यूम की जगह पे लिखोगे m0 L3 T0। आयतन L3 होता है ना, तो पता है ना आप लोगों को, ये तो छठी क्लास में पढ़े होगे, आयतन क्या होता है L3। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, m1 L-3 T0। तो ये तो क्या है, घनत्व का, ये घनत्व की विमाएं हैं, m1 L-3 T0 जो लिखी हुई है, ये घनत्व की क्या है, विमाएं हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां पे कैसे कन्वर्जन करेंगे, तो एक एसआई मात्रक को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस मात्रक में। तो एक एसआई मात्रक लिखेंगे, पहले तो उसकी विमाएं लिख लेते। तो m1 L-3 T0 इक्वल टू उसकी सीजीएस मात्रक, और सीजीएस मात्रक में जब हम लोग जाएंगे तो क्या लिखेंगे, फिर वही चीज x, ठीक है ना, और फिर क्या लिखेंगे m1 L-3 T0, क्योंकि भाई डेंसिटी है, चाहे एसआई मात्रक हो या सीजीएस मात्रक हो, डेंसिटी की विमाएं तो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, वही रहेंगी। अब क्योंकि ये एसआई है तो नीचे एस 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 लिख लेता हूं, और ये सीजीएस है तो नीचे क्या लिख लेता हूं, सीसीसी, केवल आंकिक तौर पे, ठीक है। अब 1, अब उसको नीचे ले आओ, तो नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, ms अपॉन mc, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, फिर क्या हो जाएगा ls अपॉन lc, और इसकी पावर क्या हो जाएगी -3 है ना l के ऊपर, और ts अपॉन tc, और इसकी पावर क्या होगी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यही किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। तो अब आप लोग यहां पे क्या लिखोगे बताओ, इसके बाद फिर अगर अब आप लोग लिखना स्टार्ट करो इसमें तो 1, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा kg अपॉन ग्राम की पावर 1, क्योंकि SI में जो मात्रक होगा, SI में जो मात्रक होगा हमारे पास मास का, द्रव्यमान का, वो क्या हो जाएगा kg, और CGS में क्या होगा ग्राम। LS अपॉन LC, तो LS में क्या लिखोगे आप लोग, LS में क्या लिखोगे, मीटर लिखोगे ना, और CGS में क्या लिखोगे, सेंटीमीटर की पावर -3, और TS अपॉन TC, तो TS में क्या लिखोगे सेकंड, और इसमें भी क्या लिखोगे सेकंड की पावर 0। अब ये सेकंड बाई सेकंड 1 हो गया, 1 की पावर 0 वैसे ही क्या है 1, कुछ भी होता उसका पावर 0 क्या होता 1 ही होता, ठीक है ना, और इक्वल टू x लिखा, तो इसकी तो चर्चा ही नहीं करनी है, तो वैसे ही की पावर क्या लगी हुई है 0 लगी हुई है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 1, और ये kg बाई ग्राम क्या हो जाएगा 1000, तो 1000 की पावर 1, और मीटर बाई सेंटीमीटर क्या हो गया 100, तो 100 की पावर क्या लिखी हुई है -3 इक्वल टू x, यानी कि ऊपर लिखा हुआ है 1000, ठीक है ना, और नीचे लिखा हुआ है, समझ रहे हो आप, नीचे क्या लिखा हुआ है 100 की पावर -3 ऊपर है, यानी नीचे आके 100 की पावर 3 हो जाएगा। 100 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 6 0 हो गए, 100 की पावर 3, 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 0 हो गए, तो 3 0 तो यहाँ पे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, यानी x का जो मान आ रहा है, x का जो मान, x इज इक्वल टू 1/1000, x 1/1000 है, ठीक है ना, यानी x का मान कितना हो गया 10 की घात -3, ठीक है ना। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, एक SI यूनिट जो होती है डेंसिटी की, एक SI यूनिट ऑफ डेंसिटी वो किसके बराबर है 10 की घात -3 CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी की, घनत्व की जो एक SI यूनिट होती है 10 की घात -3 CGS यूनिट के बराबर होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट किस लिए है, उसका रीजन ये कि ज्यादातर केसेस में हम लोगों ने क्या देखा है, कौन ज्यादा बड़ा होता है, SI मात्रक या CGS मात्रक, SI मात्रक, ज्यादातर केसेस में SI मात्रक बड़ा होता है, परंतु इस डेंसिटी के केस में कौन ज्यादा बड़ा है,
सीजीएस मात्रक बड़ा है, सीजीएस मात्रक एसआई मात्रक के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे नीट में, पहले एम्स वगैरह में तो अक्सर आ जाता था, और नीट में भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि एसआई, या आपको दे सकता है कि स्टेटमेंट असर्शन रीजन पहले जब एम्स में आता था तो उसने पूछा था कि एसआई यूनिट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन सीजीएस यूनिट, एसआई मात्रक सदैव सीजीएस मात्रक से बड़े होते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। आप देख सकते हो डेंसिटी के केस में कौन बड़ी है? सीजीएस मात्रक। पर बच्चे कंफ्यूज होकर इसको सही कराते थे कि अच्छा अच्छा तो होता ही होगा, एसआई है तो बड़ी ही होगी, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं होता है, एसआई मात्रक भी क्या हो सकता है? सीजीएस मात्रक से छोटा हो सकता है। जैसे डेंसिटी के केस में जो एसआई मात्रक है वो सीजीएस मात्रक से छोटा है, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। वीडियो वापस देखना उस वक्त घर पे रिवाइज करते वक्त, तो उस चीज को आप लोग वापस नोट डाउन करते जाने सारे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख लिया करो और खुद से सॉल्व भी किया करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। आज क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके, कल से हम लोग एरर में, त्रुटियों में एंट्री लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमारे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज पढ़ के, और उसके बाद हम लोग वेक्टर्स और बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत जितनी जरूरत है उतना पढ़ेंगे, और तुरंत कोशिश करेंगे किसमें घुसने की? एक विमीय गति में, क्योंकि हमारी जो बेसिक फिजिक्स है मेनली वो तो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक विमीय गति से ही तो स्टार्ट होती है ना जो फिजिक्स है, ठीक है। एक विमीय गति आप पढ़ रही थी क्या? 1D। तो एक विमीय गति में हमारा उद्देश्य है जल्द से जल्द एंट्री लेना, क्योंकि ये तो छोटे छोटे चैप्टर्स है, पर बिना इसको पढ़ाए अगर हम एंट्री ले लें तो आप लोग बोलेंगे तो कुछ करा ही नहीं, डायरेक्ट घुस गए एक विमीय गति के अंदर, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये छोटे छोटे चैप्टर्स भी कर ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो, चाहे एक विमीय गति करो आप लोग, या द्विविमीय गति करो, या रोटेशनल घूर्णी गति करो, या मात्रक एंड विमाएं करो, सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन ही आना है। मात्रक एंड विमाएं सरल सा चैप्टर है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। एक विमीय गति बहुत बड़ा चैप्टर है, उससे भी 1 क्वेश्चन ही आएगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे आसान चैप्टर, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2 पेज का चैप्टर है, उसमें से भी 1 क्वेश्चन आना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका केमिस्ट्री में पढ़ते हो वो 2 पेज का चैप्टर है, उसमें से भी 1 क्वेश्चन आना है, 2 से 3 पेज का है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसकी थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ लो, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आने, इस बार 3 क्वेश्चन आ गए थे उसमें से, ठीक है ना। तो आप देखो कि चाहे चैप्टर इजी हो या डिफिकल्ट हो, उससे मतलब नहीं होता है, चाहे 2 पेज का चैप्टर हो या 200 पन्नों का चैप्टर हो, हर एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आने। तो किसी भी चैप्टर को इजी मान करके मत छोड़ देना। तो ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखना। इस बार तो उसने स्ट्रेस की यूनिट पूछ ली, स्ट्रेस का ये पूछ लिया था, डायमेंशन क्या होगा? स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर के बराबर होता है, वो प्रेशर की जो फोर्स बटा एरिया, बल बटा हमारे जो क्षेत्रफल होती है, ये हमारे क्या होता है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की डायमेंशन 2020 में पूछ लिया है। मतलब कि जिसको स्ट्रेस शब्द पता होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है ना, दाब के मतलब कि प्रेशर के ही यूनिट के बराबर वो भी होती है, तो बस उसको डायरेक्ट पता चल जाएगा आंसर उसका, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछता है, यंग्स मॉड्यूलस के बारे, यंग नियतांक के बारे में पूछा है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको ध्यान है तो बहुत ईजिली कर लोगे। अब मैं वापस एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के पास। इस क्वेश्चन में ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, रियल गैस के लिए P/A/V², ठीक है ना, इंटू V माइनस बी इक्वल टू RT होता है ना। रियल गैसेस के लिए इक्वेशन होता है P प्लस A/V² इंटू V माइनस बी इक्वल टू RT। या मान लो ऐसा कोई इक्वेशन है, आपने नहीं भी सुना है तो मान लो कि ऐसा कोई इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन में हमें A और B की मात्रक ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो लिखो, दिए गए संबंध में A एवं B के मात्रक ज्ञात करें। दिए गए संबंध में A एवं B के मात्रक ज्ञात करें, ठीक है। तो यह भी बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर से क्या इस्तेमाल करोगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करोगे आप लोग। तो P प्लस A/V² इंटू V माइनस बी इक्वल टू RT हो गया। अब ये जो A/V² है, इसका मतलब वो किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा ना। A/V² किसके बराबर हो जाएगा? P के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, मतलब बराबर होने का मतलब कि डायमेंशन, विमाओं के रूप में अगर हम विमाएं की चर्चा करें तो वो दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो वो दोनों क्योंकि बराबर है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो यानी कि देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? A/V² या A इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा? P इंटू V², ठीक है ना। अगर मैं किसकी चर्चा करूं? विमाओं की चर्चा करूं, तो जो A है, A को मैं क्या लिखूंगा? P इंटू V², उधर ले जाकर के। तो P की जगह पे आप क्या लिखिएगा? P प्रेशर है, तो P की जगह पे क्या लिखिएगा आप लोग? M1L -1 T -2, क्योंकि जो प्रेशर होती है, अब होपफुली आप लोगों को याद होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा क्या होता है? एरिया होता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की जगह पे क्या लिखोगे? M1
L1 T माइनस 2 बाई एरिया L स्क्वायर, एरिया लिखा हूं यहाँ पे, एरिया L स्क्वायर, ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, तो -1 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और इनटू अब आपके सामने क्या लिखा हुआ, V स्क्वायर लिखा हुआ है, समझ रहे हो, V स्क्वायर, तो V स्क्वायर अगर आप लोग यहाँ पे लिखोगे तो वॉल्यूम का स्क्वायर, तो L की पावर 6 हो जाएगा। V यहाँ पे वॉल्यूम है तो पता ही होगा, ये P प्रेशर है और V क्या है, वॉल्यूम है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, तो पढ़ा है ना केमिस्ट्री में आप लोगों ने, छोटा सा इक्वेशन है। तो ये हमारे पास क्या है, L क्यूब का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब L क्यूब का स्क्वायर, तो ये L6 है, मल्टीप्लाई कर लो अगर आप लोग, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा बताओ, तो A जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, M1 L5 T माइनस 2, ये तो A हो जाएगी, तो A जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा M1 L5 T माइनस 2, ये A हो गया, ठीक है ना। अब A की अगर आपको क्या पता चल गई, विमाएं पता चल गए, तो मात्रक भी पता चल जाएगा, तो मात्रक लिखोगे तो क्या हो जाएगा kg, और यहाँ पे ये लेंथ है ना, तो मीटर की पावर 5, सेकंड की पावर -2, फिर और उसको और कन्वर्ट करके अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, परंतु ये उसका मात्रक है। B का तो बहुत आसानी से डायरेक्टली लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना, तो B का L6 कैसे, B तो डायरेक्टली किसके, V के बराबर होगी ना, B तो किसके बराबर होगी, V के बराबर होगी, और V का क्या होता है, L क्यूब होता है नहीं होता है, V क्या होती है, L6 होती है, L क्यूब होता है, L क्यूब होता है ना, तो B किसके बराबर हो जाएगी, B इज इक्वल टू L क्यूब, यानी मीटर क्यूब हो जाएगी। ये क्लियर है आप लोगों को, तो बस ये ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर है, थोड़ा बहुत लिख लो इसको आप लोग 1 मिनट के अंदर। लिख लिया आप लोगों ने इसको। अब देखिए जो मेन क्वेश्चन नीट में आते हैं वो कैसे होते हैं वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ, यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट c ले लो भले ही, वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि देखो वैसे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, तो हमारे पास मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये जो हमारे पास है फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि फंडामेंटल यूनिट हमें उन्हें नहीं लेना है, हमें फंडामेंटल यूनिट किसको लेना है, तो हमें फंडामेंटल यूनिट लेना है C को, G को और H को, ठीक है ना, C, G और H को, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल यूनिट। मैं इंग्लिश के भी शब्द इसलिए लिखते चल रहा हूं साथ साथ कि थोड़ा आपको आइडिया रहे कि इंग्लिश में भी क्या जाना जाता है वो। तो बोल रहा है इफ C, G एंड H आर फंडामेंटल यूनिट, यानी कि यदि प्रकाश की वेग, ठीक है ना, फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक नियतांक, स्मॉल h से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लैंक नियतांक यदि फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूलभूत राशियां हैं, तो इनके पदों में मास को कैसे व्यक्त किया जाएगा, ठीक है ना, इनके पदों में द्रव्यमान को कैसे व्यक्त किया जाएगा, ये हमारा सवाल है। यदि C, G और H मूलभूत राशियां हैं तो इनके पदों में द्रव्यमान को व्यक्त करें, ठीक है, ये करना है हम लोगों को। यदि C, G एवं H मूलभूत राशियां हैं तो इनके पदों में द्रव्यमान को व्यक्त करें। तो वही काम आप लोगों को करना है जो कल आप लोगों ने फॉर्मूला डिराइव करते वक्त किया था। जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, यानी कि मास का जो फॉर्मूला वो इनके टर्म्स में डिराइव करना है। लेकिन पहले तो आपको इन्हीं की विमाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो C की जो विमाएं होंगी वो क्या होंगी, तो C तो हमारे पास वेग है, तो C की विमाएं जो होंगी m0 आगे L1 T -1, ये C की विमाएं होंगी क्योंकि ये वेग है, प्रकाश की वेग है। अब G की विमाएं अगर आप ज्ञात करो, आपको पता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है नहीं होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये F होता है, ठीक है ना।
तो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, m स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसकी विमाएं जो होंगी वो किसके बराबर होंगी, g के बराबर। तो आप f की जगह पे क्या लिखोगे, m1 L1 t माइनस 2, आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, L स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि r तो किससे नापी जाएगी, लंबाई, ठीक है ना। तो L स्क्वायर और बाई नीचे क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर। तो यही हमारी g की विमाएं होंगी। तो यहां से g की जो विमाएं पता चल जाएंगी, g इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बताओ, m माइनस 1 और L3 हो गया, L3 और t क्या हो गया, माइनस 2। तो ये g की विमाएं हैं, ठीक है ना। पहले तो हमें विमाएं पता होनी चाहिए इनकी खुद की। और h की विमाएं कैसे होंगी, तो आपको एक बात पता है कि p इज इक्वल टू h बाई mv होता है नहीं होता है, ये बात तो पता है ना आप लोगों की। जो p होती है, p इट इज इक्वल टू h बाई mv होती है। मोमेंटम जो होती है, आपने पढ़ा ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो होती है, तो क्या होती है उसके अंदर, p इक्वल टू h बाई mv होती है, सॉरी p नहीं, लैम्डा होती है, लैम्डा इक्वल टू h बाई mv, लैम्डा इक्वल टू, जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा, वो किसके बराबर होती है, h बाई mv के बराबर होती है, लैम्डा h बाई mv होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर क्या लिख लेंगे कि लैम्डा इंटू mv ये किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। पढ़ा है ना आपने, लैम्डा इक्वल टू h बाई p होता है ना, ये नहीं पढ़े हो क्या, ये पढ़े हो ना, लैम्डा इक्वल टू h बाई p। तो अब आप लोग क्या लिखोगे, इसको इधर की ओर ले जाओ, तो लैम्डा के लिए l लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे, लैम्डा के लिए क्या लिखोगे, l, क्योंकि लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य होने का मतलब क्या हो गया कि वो क्या है, लंबाई है। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, लेंथ मतलब क्या हो गया, लंबाई। तो ये हमारे पास l हो गई, इंटू m, m की जगह पे m लिखोगे और v की जगह पे क्या लिखोगे, L1 t माइनस 1, ठीक है। और यही किसके बराबर हो गया, h की विमाओं के बराबर हो गया। यानी h की जो विमाएं हैं वो किसके बराबर हो जाएंगी, m1 L2 t माइनस 1। ये विमाएं किसकी हैं, h की। ये तीनों, पहली बात हमें तो विमाएं पता होनी चाहिए। और अक्सर ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, अक्सर ये क्वेश्चन नीट में आता है। तो ये c की विमाएं हो गई, ये g की विमाएं हो गई, और ये किसकी विमाएं हो गई, h की विमाएं हो गई। तो c, g और h की विमाएं हो गई, और इनके पदों में अब हमें क्या लिखना है, द्रव्यमान को लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे m प्रोपोर्शनल टू, हम लोग लिखेंगे ऐसे m प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, c की पावर a या p लिख लो, क्योंकि c खुद ही यहां पे, तो c की पावर p, ठीक है ना, g की पावर q और h की पावर r, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो अब m प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अच्छा m की जगह पे आप क्या लिख लोगे, m1 L0 T0, ठीक है ना। और प्रोपोर्शनल टू c, c की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, m0 L1 T माइनस 1, और इसकी पावर क्या लिखूंगा, p। फिर g की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, तो g की जगह पे लिखूंगा m माइनस 1 L3 t माइनस 2, इसकी पावर क्या लिखूंगा, q। अभी मैंने डिराइव भी किया था ये आप लोगों के लिए, ऐसे तो याद होना चाहिए आप लोगों को, m माइनस 1 L3 t माइनस 2, ठीक है, की पावर q। और h हमारे पास ये लिखा हुआ m1 L2 t माइनस 1, ठीक है ना। तो ये लिखूंगा, ये लिखूंगा m1 L2, ये वाला लिख रहा हूं, ठीक है ना, t माइनस 1 की पावर r, ठीक है ना। अब इसको मैं सॉल्व करके और p, q और r का मान ज्ञात करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये लिखा हुआ m1 L0 T0 प्रोपोर्शनल टू, और इस साइड पे क्या लिखोगे, m0 LP लिखोगे ना, LP T माइनस p होगा। उसके बाद फिर क्या लिखोगे आप लोग, m माइनस q L3q T माइनस 2q लिखोगे, और उसके बाद लिखोगे आप लोग m r L2r T माइनस r, ठीक है। और इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास, m1 L0 T0 प्रोपोर्शनल टू, और इधर m के ऊपर क्या क्या है, तो इधर माइनस q है और इधर क्या है, r है। तो m की पावर क्या लिखूंगा, माइनस q प्लस r, देखते रहना साथ साथ, ठीक है ना। और उसके बाद l के ऊपर क्या लिखोगे, यहाँ पे l के ऊपर क्या है, p है, 3q है और 2r है, तो p प्लस 3q प्लस 2r, ये क्लियर है l के ऊपर। और t के ऊपर क्या है बताओ, तो माइनस p है, माइनस 2q है, माइनस r है, माइनस p माइनस 2q, ये माइनस p माइनस 2q और माइनस r। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो जो दोनों साइड की विमाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए।
तो यानी माइनस क्यू प्लस आर का जो मान है वो 1 होना चाहिए, माइनस क्यू प्लस आर और इधर क्या है 1, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है कि P प्लस 3Q प्लस 2R का जो मान है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा इक्वेशन है वो क्या है माइनस P माइनस 2Q माइनस R, इसका मान क्या होना चाहिए, इसका भी मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व कर पाओगे आप लोग इसको, नहीं कर पाओगे इसको सॉल्व, नहीं। देखो इसमें से आपको देखो सबसे पहले यहां पे आप क्या लिखोगे, R को 1 प्लस क्यू लिखोगे। इस वाली इक्वेशन से R का मान किसके बराबर हो गया 1 प्लस क्यू, उधर जाकर के। तो यहां जो भी हमें R दिखेगा वहां पे मैं क्या लिख दूंगा 1 प्लस क्यू लिख दूंगा। तो इसके अंदर अगर मैं फीड करूं तो ये P प्लस 3Q प्लस 2 इंटू R की जगह पे क्या लिखूंगा 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम काम वही करूंगा मैं इस वाले के अंदर। तो इस वाले के अंदर मैं सेम काम अगर करता, अच्छा पहले इसमें से P और Q के बीच का रिलेशन निकाल लेता हूं यहां से, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा हुआ, अगर हम रिलेशन लिखें, देखो ये सॉल्व करना आप लोग को आना चाहिए। फिजिक्स कंप्लीट हो गई है, इसके बाद क्या स्टार्ट हो गया है मैथ्स, और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना 7वीं में सीखते हो ना आप लोग, तो सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। यहां से देखो अब क्या है कि इसमें हम लोग संबंध लिखेंगे P प्लस 3Q प्लस फिर से क्या लिखा हुआ है 2 प्लस 2Q इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। यानी अब आपके सामने क्या लिखा हुआ P प्लस और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ आपके सामने 5Q, P प्लस 5Q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 5Q किसके बराबर हो जाएगा, 5Q जो है वो -2 माइनस P के बराबर हो जाएगा। 5Q किसके बराबर हो जाएगा -2 माइनस P। तो Q किसके बराबर हो जाएगा अगर आप देखो तो Q जो है -2 माइनस P बाई 5, तो ये Q आ गई, ठीक है ना। तो Q अगर ये आ जा रही है तो अब हमारे पास जो ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, ठीक है ना। या तो अगर P अगर आपको चाहिए P, तो P कितनी आ जाएगी, तो Q मैंने निकाल लिया। अगर मैं P निकालना चाहूं तो भी डायरेक्ट लिख सकता हूं यहाँ पे, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 माइनस 5Q। P किसके बराबर हो जाएगा -2 माइनस 5Q के बराबर, जिसमें माइनस कॉमन ले लो तो 2 प्लस 5Q। ये हमारे पास P आ गई। इसको उठा करके अब इस इक्वेशन में डाल दूंगा, ये जो बीच वाली बची हुई है। तो इसमें अगर मैं डालूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं -P, और -P की जगह पे क्या लिखोगे माइनस ऑफ, और फिर से -2 प्लस 5Q, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस और फिर क्या लिखोगे 2 प्लस 5Q, फिर से क्या लिखा हुआ है -2Q लिखा हुआ है, -P की जगह पे तो ये वाली चीज आ गई, ठीक है ना। और फिर से क्या लिखा हुआ आपके सामने -2Q लिखा हुआ, उसको तो वैसे लिख दिया मैंने, -R, और R की जगह पे भी मैं Q के ही पदों में लिखूंगा। तो R की जगह पे अगर मैं लिखता हूं तो ये देखो R इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस Q है, ठीक है ना। तो -R की जगह पे क्या लिखोगे -1 प्लस Q लिखोगे, -1 प्लस Q, और इक्वल टू क्या है 0। यहां से मुझे किसका मान पता चल जाएगा Q का मान, क्योंकि इसमें केवल Q ही है। तो मैं क्या लिखूंगा 2, फिर से क्या लिखूंगा यहाँ पे प्लस 5Q माइनस 2Q माइनस 1 माइनस Q इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके सामने 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 1, ठीक है। और 5Q माइनस 3Q लिखा हुआ है, तो यानी क्या हो गया 1 माइनस 2Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5Q माइनस 3Q ये दोनों मिलकर 3Q हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2Q हो जाएगा। तो 1 माइनस 2Q इज इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 2Q, Q इक्वल टू 1/2। तो पहला आंसर आ गया Q इक्वल टू 1/2। अब R जो है वो किसके बराबर है 1 प्लस Q के बराबर है, तो क्योंकि R 1 प्लस Q के बराबर है तो 1 प्लस 1/2, यानी R का मान क्या हो गया 3/2 हो गया। तो दो चीजें हमें पता चल गई यहाँ पे, ये जो Q है वो तो 1/2 है, जो R है उसका मान कितना है 3/2 है। P और पता कर लेंगे यहाँ पे, ये P पता कर लेंगे हम लोग। तो P की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, P इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस 5 इंटू Q की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे -2 और 5, Q की जगह पे क्या लिखोगे 1/2। तो P इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस, और उसके बाद फिर क्या हो गया 5/2। 5/2 आपका कितना होता है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम ले लो तो -9/2 हो जाएगा, होगा ही नहीं हो जाएगा।
ठीक है ना, 2 + 5 × 1/2 हो जाएगा -2। तो इसको इस यहाँ से p की भी वैल्यू हमें पता चल गई और फिर तीनों की वैल्यूज को हम लोग क्या कर लेंगे, वहीं पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी m प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा हुआ था, c की पावर p और उसका g की पावर q, h की पावर r, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार आप लोग इसको लिख लो, मैं यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग को दिखे ये पूरा सॉल्यूशन एक बार में कैसे किया हम लोगों ने इसको सॉल्व। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास सॉल्यूशन है, तो आधे मिनट में इसको लिख लो आप लोग। देखो इंपॉर्टेंट ये, यहां तक तो आपका काम बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन एग्जाम में ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन थोड़ा ये आपको खुद से करना पड़ेगा। इसके आगे जब सॉल्यूशन करना हम लोगों ने स्टार्ट किया ना, ये यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को, अभी जो लिखा हुआ बोर्ड पे दिख जा रहा है आप लोगों को, तो दिख रहा है तो इसको जल्दी से लिख लो आप लोग 20-25 सेकंड में। ठीक है, चलो ये रहेगा आप लोगों के पास, ये नोट्स में रहेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि इफ V, F and T are chosen as fundamental units, then express, ठीक है ना, मैं हिंदी में क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आपको इंग्लिश की भी शब्दावली पता रहे। देन एक्सप्रेस 1 में है मास और 2 में है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। तो यहां पे अब आपके सामने ये लिखा हुआ है कि यदि वेलोसिटी मतलब वेग, बल एवं समय, यदि वेग, बल एवं समय को मूलभूत राशियों के रूप में चुन लिया जाए तो आप लोगों को एक में लिखा हुआ द्रव्यमान और दूसरे में लिखा हुआ ऊर्जा, तो द्रव्यमान एवं ऊर्जा को इनके पदों में ज्ञात करें। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि ये मूलभूत राशियां नहीं है, मूलभूत राशियां तो कौन है आपकी, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। परंतु बोल रहा है कि यदि उनको ना लेकर के यदि वेग को, बल को एवं समय को, वेग को, बल को एवं समय को यदि मूलभूत राशियों के रूप में चुन लिया जाए तो आप ज्ञात करके बताइए कि मास, और दूसरे समय पे बोल रहा, पहले पे तो मास बोल रहा, दूसरे में बोल रहा एनर्जी, इनके पदों में किस तरह से व्यक्त की जाएगी, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो वापस आप लोग वही काम करोगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लोग, यहां पे देखो मास प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखोगे, v की पावर a, f की पावर b, t की पावर c, और बहुत इजीली अब सॉल्व कर लोगे। m प्रोपोर्शनल टू v की पावर a, अब v की पावर a जब लिखोगे तो v क्या होता है, m0 l1 t माइनस 1 की पावर a। f की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, m1 l1 t माइनस 2 की पावर b, और t के जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, m0 और उसके बाद फिर क्या लिखो, l0 t1 की पावर c। ठीक है ना, तो m प्रोपोर्शनल टू ये हो गया, और इधर तो क्या लिखा हुआ, केवल m की पावर 1 ही लिखा हुआ है ना इधर, तो इधर लिखा हुआ है m की पावर 1 l0 t0। ठीक है, तो होपफुली आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, पहला मैं कर देता हूं एनर्जी वाला, आप लोग खुद से करना ऊर्जा वाला। तो वापस इसका सॉल्यूशन वैसे ही है, आप लिखोगे m1, फिर से क्या लिखोगे, l0 t0 प्रोपोर्शनल टू, यहां पे क्या लिखोगे, m0 la t माइनस a, फिर क्या लिखोगे, mb
LBT माइनस 2B, और उसके बाद फिर क्या लिखोगे आप लोग, M0L0TC, ये लिखोगे आप लोग। तो अगर आप लोग सेम बेस पे पावर जोड़ोगे तो M की पावर क्या हो जाएगा, B होगा या नहीं होगा, L की पावर क्या हो जाएगा, A प्लस B, और प्लस क्या हो जाएगा 0, और T की पावर क्या हो जाएगी, माइनस A माइनस 2B प्लस C, ठीक है ना। और इधर की ओर आपके पास क्या लिखा हुआ है, M1L0T0, ये लिखा हुआ है इस साइड पे। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इस साइड पे क्या लिखोगे, B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, B की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद A प्लस B का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस A माइनस 2B प्लस C, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका भी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। परंतु ये बहुत इजी है, क्योंकि B को अगर आपने 1 ले लिया है तो A प्लस B 0 है, तो यहां से A का मान क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि A प्लस B की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो A प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से A का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो B 1 है, A -1 है। अब इसमें डाल के C भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो माइनस ऑफ A की जगह पे क्या लिखूंगा, -1, ठीक है ना, -2 इंटू B की जगह पे क्या लिखूंगा, +1 लिखूंगा, मतलब 1 लिखूंगा सिंपली, और प्लस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये होगा या नहीं होगा, +1, फिर से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -2, ठीक है ना, और प्लस C इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, क्लियर है आपको। यानी कि क्या लिखा हुआ, -1 प्लस C इज इक्वल टू 0, -1 प्लस C इज इक्वल टू 1, -2 क्या हो जाएगा, -1 होगा, तो -1 प्लस C इक्वल टू 0, तो देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, B इक्वल टू 1 है, C इक्वल टू 1 है, और A इक्वल टू क्या है, -1। तो आंसर आ गया, यानी मास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्या था हमारे पास, पहली चीज क्या थी इसके अंदर, F थी ना, क्या थी, पहले हम लोगों ने V लिखा था, ठीक है। तो V की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि A की पावर क्या है, -1 है, ठीक है ना। उसके बाद फिर F, तो B की पावर क्या आई है, 1 आई है, ठीक है ना, और C की पावर क्या आई है, C की पावर आई है 1, ठीक है। तो यानी कि आपके सामने क्या हो जाएगा, M प्रोपोर्शनल टू V की पावर -1, F की पावर 1 और C की पावर 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे बहुत इजीली आप लोग इन चीजों को कर सकते हो। तो M प्रोपोर्शनल टू V की पावर -1, F की पावर 1 और C की पावर भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऐसे हम मास को वेलोसिटी, फोर्स और आपके पास C नहीं, T है ना, T की पावर 1, ठीक है ना, T की पावर C थी ना, तो T की पावर 1। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि मास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी की पावर -1, F की पावर 1 और T की पावर 1 के फॉर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये वाला आप लोग देख लीजिए, और ये एनर्जी वाला खुद से केयर करके और आप लोग मुझे आंसर बताइए, ठीक है ना। एनर्जी वाला को करने के लिए आपके पास 45 सेकंड का समय है, जितना समय नीट में होता है। एनर्जी की विमाएं आपको पता है ना क्या होती हैं, क्या होती है एनर्जी की विमाएं, M1 L2, विमाएं भूल जाओगे तो कैसे करोगे फिर। एनर्जी की विमाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, M1 L2 T -2। तो एनर्जी में भी वैसे ही करोगे, M1 L2 T -2 प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ, V की पावर A, F की पावर B और T की पावर C, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए 45 सेकंड का समय है आप लोग के पास, धड़ाधड़ सॉल्व करो जल्दी। होपफुली कर लोगे इसको, आप लोग कर पाओगे ना इसे आप लोग, ठीक है। चलो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, ठीक है, ये अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। तो यहां पे लिखा हुआ है, देखिए कि जो विस्थापन है वैसे लिखा है x इज इक्वल टू V0 अपॉन अल्फा, ठीक है ना, 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है ना, ये ऐसे दिया हुआ है।
x इज इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फा 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये दिया हुआ हम लोगों को। इसमें हमें अल्फा का डायमेंशन ज्ञात करना है कि अल्फा की विमाएं क्या होंगी, ठीक है ना, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो दिए गए एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस ई की पावर अल्फा टी में, ठीक है, अल्फा की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे और कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इजीली आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा अल्फा की विमाएं, क्योंकि आपको पूरा इक्वेशन देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना पूरा इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे जो आपके सामने अल्फा टी है ई के पावर में, क्योंकि क्या लिखा हुआ है आपके पास अल्फा टी लिखा हुआ है ई की पावर में, तो ई की पावर में अल्फा टी लिखा, तो ई की पावर में ये क्या होना चाहिए m0 l0 t0, तो यानी अल्फा टी की जो डायमेंशन होनी चाहिए m0 l0 t0 होनी चाहिए, या अल्फा की डायमेंशन m0 l0 t0 बाई टी की डायमेंशन होनी चाहिए, और टी की डायमेंशन क्या लिखोगे m0 l0 t1, तो यहाँ से अल्फा की जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी m0 l0 t -1, ये डायमेंशन किसकी हो जाएगी अल्फा की हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे दिया हुआ है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू a की पावर n साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई ए, मान लो ऐसे लिखा हुआ आपके पास। ठीक है, ये समीकरण है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये समीकरण जो आप लोगों के पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू a की घात n, ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए। इस समीकरण में n का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, दिए गए समीकरण में n का मान ज्ञात करें। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपके सामने पूरा दिए गए समीकरण में n का मान ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे हम लोग n का मान ज्ञात? ठीक है, वापस हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे n का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, कल ही मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि साइन इनवर्स के अंदर जितनी भी चीज है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस हो जाएगी। पूरी की पूरी साइन इनवर्स भी डायमेंशनलेस होगी। साइन इनवर्स के अंदर जो चीज है वो तो डायमेंशनलेस होगी, मतलब 1 माइनस एक्स बाई ए को तो क्या होना पड़ेगा, m0 l0 t0, परंतु ये जो पूरी साइन इनवर्स x बाई ए लिखा हुआ ये भी क्या होना चाहिए, m0 l0 t0। ठीक है ना, यहां से आपको a की विमाएं पता चल जाएंगी। पहली बात तो यहां से डायरेक्टली ही पता चल जाएगी, a की विमाएं यहां से भी पता चल सकती है, यहां से भी पता चल सकती है। तो यहां से अगर आप a की विमाएं पता करोगे तो ये क्या लिखा आपके सामने, 1 माइनस एक्स बाई ए लिखा, क्योंकि बीच में माइनस है, तो जो 1 की विमाएं होंगी वही विमाएं किसकी होंगी, एक x बाई ए की भी विमाएं होंगी। 1 की विमाएं क्या होती हैं, m0 l0 t0 होती है, वही विमाएं x बाई ए की होगी। अब x की विमाएं क्या है होती हैं, m0 l1 t0, ये m0 l0 t0 इक्वल टू x की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, m0 l1 t0 x की जगह पे, और बाई a की जगह पे क्या लिखो कि ये m0 l0 t0 हो जाए, तो सेम चीज लिखना पड़ेगा। यदि a भी किसके बराबर हो जाए, m0 l1 t0 के बराबर हो जाए, यदि a किसके बराबर हो जाए, m0 l1 t0 के बराबर, तो ऊपर नीचे कट जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, m0 l0 t0, यानी a की विमाएं तो ज्ञात हो गई हम लोगों को। a की जो विमाएं है वो m0 l1 t0 है, ये विमाएं किसकी हैं, a की। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखो यहां पे जब हम लौटते हैं तो इसी इक्वेशन को वापस क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इस इक्वेशन को वापस लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, और फिर क्या लिखा हुआ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू, खाली लिखूंगा a की पावर n। क्यों a की पावर n ही लिखूंगा, क्योंकि बाकी जितनी भी चीज है वो तो क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है, वो तो डायमेंशनलेस है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए ये 2ax माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, अब a की भी विमाएं किसके बराबर आई हैं, x के ही बराबर आई हैं। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा हुआ 2ax को विमाओं के रूप में आप क्या लिख सकते हो,
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब ये जो 2ax लिखा हुआ है तो इसको विमाओं के रूप में लिख सकते हो, 2xx लिख सकते हो, क्योंकि एक ही विमाएं किसके बराबर है, x के बराबर है, तो ये 2xx यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही विमाएं x के बराबर, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर क्या लिखा हुआ है 1/2 इक्वल टू a की पावर n। विमाओं की ही चर्चा केवल कर रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो लिखा हुआ है आपके सामने, तो 2m माइनस m भी क्या होता है, m ही होता है, ठीक है ना। मान लो अगर ये विमाओं के ही रूप में चर्चा कर रहे हो तो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को भी क्या लिखते हैं, x स्क्वायर ही लिखते, 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को भी क्या लिखते हैं, x स्क्वायर ही लिखते, क्योंकि उसकी जो विमाएं होती है वो x स्क्वायर के ही बराबर होती, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को विमाओं के रूप में क्या लिखूंगा, x स्क्वायर ही लिखूंगा, ठीक है ना। और की पावर क्या लिखा हुआ है 1/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर n के बराबर हो जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं इस चीज को, तो अब देखो x स्क्वायर की पावर 1/2 तो केवल x ही बच जाएगा, x स्क्वायर की पावर 1/2 है तो x बच जाएगा, यानी यहां पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a की पावर n लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x से क्या लिखा हुआ है, a की पावर n लिखा हुआ है। dx क्या होता है, dx की विमाएं क्या होती है मुझे बताओ, m0 L1 T0, dx में d और x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, dx का मतलब एक छोटी सी लंबाई, dx क्या होती है, छोटी सी लंबाई, तो है तो वो लंबाई ही, छोटी हो बड़ी हो लेकिन है क्या वो लंबाई ही है, तो लंबाई की विमाएं क्या हो जाएंगे, m0 L1 T0 अपॉन नीचे x, x की जगह पे क्या लिखूंगा, m0 L1 T0 इक्वल टू a की पावर n मुझे लिखना है, a की पावर n। अब m0 L1 T0 और m0 L1 T0 कट के क्या हो गया इस साइड पे, m0 L0 T0 इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, m0 L1 T0 इक्वल टू इधर लिखूंगा मैं m0, a की जगह पे लिखूंगा m0 L1 T0 की पावर n। अब अगर दोनों को बराबर करना है तो n का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, n 0 होगा तभी तो ये क्या हो जाएगी, m0 L0 T0 के बराबर होगी ना, n 0 अगर हो गया तो 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0, देयरफॉर हमारा n का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है इस केस में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो अब इससे ज्यादा कुछ आपके नीट में नहीं आएगा, मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट करा दी जो कि नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर और आप लोग को इसके लिए प्रैक्टिस शीट मिलेगी, जिसको डीपीपी बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस शीट, वो मिलेगी, उसको प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मात्रक और विमाओं में से इससे ज्यादा और नीट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या थी, देखो अभी तक जो आपने यूज पढ़ा, पहली चीज है कि विमाओं को देख करके क्या ज्ञात करना होता है, मात्रक ज्ञात करना होता है। विमाओं को देख करके मात्रक का मान ज्ञात कर सकते हो, मात्रक क्या है वो ज्ञात कर सकते हो। एक बार मात्रक ज्ञात कर लिया, फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी दिया गया समीकरण सही है या गलत है वो ज्ञात कर सकते हो। अब सही है, देखो एक्चुअली इसमें समीकरण सही होने के बावजूद भी गलत हो सकता है। अगर कोई समीकरण विमीय रूप से सही है फिर भी वह भौतिक रूप से क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। लेकिन अगर कोई विमीय रूप से गलत है तो भौतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो इस चीज को हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सब कुछ उसी से सॉल्व होता है। और उसके बाद डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला की देख करके, मतलब हमें कोई रिलेशन दे दिया जाए, फॉर्मूला कैसे डिराइव करे, जैसे पिछले वाले में भी देख रहे थे, मास को किसके पदों में व्यक्त कर रहे थे, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम के पदों में, या तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, काइनेटिक सॉरी फोर्स इक्वल टू mv²/r हम लोगों ने डिराइव किया था। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे करके जा रहा हूं, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है, चाहो तो इसको अब लिख लेना, ये आपके सामने नोट्स में पड़ा रहेगा, जो आपके ऐप पे अपलोड होगा उसमें पड़ा रहेगा, तो वहां से देख के लिख सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को अभी बैठे बैठे आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और कल की क्लास से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टार्ट करेंगे और त्रुटियां स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी हम एक विमीय गति में एंट्री करें। तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, देख लीजिए जो चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को म्यू से दर्शाते हैं और ये m/l होती है, ठीक है ना। मास पर यूनिट लेंथ यानी m/l, यानी इसकी विमाएं क्या हो जाएंगी बताओ, m1 l - 1 t0, ये इसकी विमाएं हो जाएंगी। तो मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। दूसरा हमें तनाव बल दिया हुआ है, तनाव बल को क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं। इंग्लिश के भी शब्द थोड़ा बहुत जानना आप लोग, क्या बोलते हैं,
टेंशन फोर्स, तनाव बल। तो तनाव बल को T से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब क्योंकि ये बल है तो इसकी विमाएं क्या हो जाएंगी, M1 L1 T -2, ये तनाव बल है, ठीक है। और तीसरी चीज जो हमें दी गई है वो लेंथ दी गई है, लंबाई दी गई है, ठीक है ना। तो लेंथ लंबाई इसको हम L से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और इसकी जो विमाएं होंगी वो क्या हो जाएंगे, M0 L1 T0, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि किसी धागे लिखो क्वेश्चन आप लोग, किसी धागे की मूल आवृत्ति, किसी धागे की मूल आवृत्ति f, ठीक है ना, स्मॉल f लिखना। किसी धागे की मूल आवृत्ति स्मॉल f उपरोक्त दिए गए 3 राशियों पर निर्भर करती है। किसी धागे की मूल आवृत्ति f उपरोक्त दिए गए 3 राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है। आवृत्ति को इन तीनों राशियों के पदों में ज्ञात करें, आवृत्ति को इन तीनों राशियों के पदों में ज्ञात करें, ठीक है। बस, तो ये क्वेश्चन है, तो यहां तक आप लोगों को करना है। और उसके बाद फिर हम आप लोगों को जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की शीट मिलेगी उसको सॉल्व करना। कल की क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।